ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है। एंड ISO सर्टिफाइड स्कूल, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह इस लॉकडाउन के बीच जनपद के जरूरतमंद लोगों के भरण के साथ साथ उनके पोषण का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस नियत से उनके द्वारा जनपद में पोषण बैंक की स्थापना की गई है। पोषण बैंक के माध्यम से कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गरीबों को दाल, चना, गुड़, बिस्किट सहित विभिन्न पोषक आहार प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक पोषण बैंक के जरिए 4000 लोगों को राहत सामग्रियां वितरित की गई हैं। जिलाधिकारी श्री सिंह के इस प्रयास से प्रभावित होकर अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाली सरफुद्दीनपुर क्षेत्र की मूल निवासिनी श्रेया चंद्रा ने पोषण बैंक के संचालन के लिए 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की है। जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि ऐसे 15,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है जिन्हें पोषक तत्वों की दरकार है। उन्हें पोषक तत्वों का वितरण सुचारू और नियमित रूप से किए जाने के लिए जनपद वासियों से उन्होंने सहयोग की भी अपेक्षा जताई। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास गेहूं चावल तो राशन से हम दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जनधन या दिहाड़ी के 1,000 रुपये या किसी अन्य योजना में पात्रता नहीं रखते हैं, या उनके पास आधार नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो उसके हम प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उनको प्रोटीन या पोषण तत्वों को अपने घर की गर्भवती महिला या बच्चों के लिए एक दिक्कत हो रही है। उसके लिए मैं सामाजिक संगठनों की और व्यक्तियों से अपील करूंगा कि हमने एक पोषण बैंक की स्थापना की है। फूड बैंक से एक आगे का कदम होना चाहिए, क्योंकि फूड बैंक तो गवर्नमेंट ने राशन के माध्यम से और गेहूं भी पैदा हो गया है, पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन हमें ज़रूरत है दाल की, प्रोटीन की, आयरन की, प्रोडक्ट की। तो मैं लोगों से अपील करूंगा यदि संभव हो तो दाल, चना, न्यूट्रिशस बिस्किट्स बच्चों के लिए, जैगरी मतलब गुड़, अगर ये चीज़ें आप दे सकें पैकेट, और तहसील के माध्यम से हमने चिन्हित कर रखा है ऐसे परिवारों को कि जिनके पास आधार राशन नहीं है, जिनके पास जनधन का पैसा भी नहीं गया है, क्योंकि वो महिला के खाते में जाना था, पुरुष के जनधन में नहीं जाना था। कुछ ऐसे परिवार हैं, मुझे लग रहा है कि कम से कम 15,000 परिवार जिले में ऐसे होंगे जिनको कि हमें पोषण तत्वों को देने की जरूरत है। अंत्योदय के गर्भवती महिलाओं को 3,500 को तो हमने भेज दिया है, लेकिन अभी भी हमें 10,000 परिवारों को भेजने की जरूरत है। इसमें जो लोग कदम बढ़ाएं, स्वागत है, मेरी अपील है। आज अच्छा लगा कि एक श्रेया चंद्रा, एक लड़की आप ही की जनपद की है, उसने जब जाना कि मैं पोषण बैंक की शुरुआत कर रहा हूँ, तो वो अपने यहाँ मायके में आई है काफ़ी दिनों से। उसने अपने डोमेस्टिक जो अपना खर्च के लिए पैसा था, उसमें से उसने 51,000 रुपये पोषण बैंक में दिया। मैं उसको धन्यवाद दूंगा और अपील करूंगा कि जनपद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इच्छुक होंगे, या तो चेक RTGS से हमारे आपदा फंड में पैसा दें,
या सामग्री खरीद के दें ताकि उन जगहों तक हम सही सार्थक स्थान पर आ। लॉकडाउन के दौरान वाहन चालान व ट्रैक्टर सीज किए जाने के मामले में सुनवाई न होने पर आजमगढ़ के भाजपाइयों ने गुरुवार को कप्तानगंज थाना परिसर का घेराव कर हंगामा किया। वहीं इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेताओं द्वारा लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने और थाने में रौब झाड़ने के मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सहित 5 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं दूसरे पक्ष पर भी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से बचती रही। जलील करना चाहते हैं, बार बार क्यों जलील कर रहे हैं आप, ये बताइए क्यों, क्या मतलब है, क्यों जलील कर रहे हैं आप? लीगल काम करिए ना। हम अनलीगल में कहा है, 700 किलोमीटर में इलीगल काम करने नहीं आए हैं। हाँ बता दे रहे हैं स्पष्ट एकदम। हाँ। लीगल काम करने आए हैं। तो अगर नहीं काम पसंद आ रहा है आप एसपी से कह के हटवा दीजिए हमको। भाई हटाना ना हटाना तो उनका काम है। बस इलीगल काम करने नहीं आए हैं। नहीं एक बात नहीं, चीजें उतनी बिगड़ी हुई नहीं है जितनी यह शैली, ये शैलीगत दोष है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के टहर वाजिदपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने एक एजेंसी से लोन पर ट्रैक्टर लिया था। ट्रैक्टर की कुछ किस्त बाकी थी, जिससे एजेंसी मालिक ने ट्रैक्टर खिंचवा लिया, जिसको लेकर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। एक तरफा कार्रवाई के चलते हंगामे की स्थिति बढ़ गई। थाना अध्यक्ष ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी। इसके बाद पुलिस ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा, महामंत्री व पूर्व मंत्री सहित 5 नामजद और 35 अज्ञात के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन में धारा 289, 270 व 188 में मुकदमा दर्ज किया। पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होने से भाजपाइयों में भारी रोष है। जिला महामंत्री विनोद कुमार उपाध्याय का कहना है कि थाने की पुलिस ने जब बातचीत करने के लिए बुलाया तो वहां एक पड़ोसी गांव की संदिग्ध युवती बीजेपी कार्यकर्ताओं का वीडियो बनाने लगी। इसी बात पर बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। थाने में इस युवती का अक्सर ही आना जाना है। यह थाना कप्तानगंज एसएचओ विनोद कुमार का मामला है। उनके द्वारा आए दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम किसानों के उत्पीड़न का मामला था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो किसानों को अन्नदाता और भगवान के रूप में मानते हैं, उन्हीं के द्वारा एसएचओ कप्तानगंज के सह पर एजेंसी मालिक ने ट्रैक्टर और एक किसान की भूसा बनाने की मशीन जब्त करवा दिया। उसी क्रम में जब कल हमारे जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा जी उनसे बात किए हैं तो उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि तुम इस विषय पर बात नहीं कर सकते, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, अगर तुमसे कुछ पूछना है तो हमारे बड़े अधिकारी हमसे पूछेंगे, हम उनको जवाब देंगे। इन्होंने उनसे मिलने का समय मांगा और उसी क्रम में जब आज हम 10 बजे पहुँचे हैं, वहाँ पर एसएचओ महोदय आए, उनसे वार्ता हुई। वहाँ पर 2 लोग और थे, जो ट्रैक्टर मालिक था, जो भूसा मशीन का मालिक था। हम लोगों ने यही मांग किया कि अगर वह बिना बताए ट्रैक्टर और भूसा की मशीन खींच करके ले गए हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यशो उसके प्रतिक्रिया में कहते थे मुकदमा तुम लोगों के ऊपर दर्ज कर दूंगा, मुकदमा इस मालिक के ऊपर दर्ज कर दूंगा, यह किस्त नहीं जमा किया है, जबकि लॉकडाउन में 3 महीने तक सारी किस्तें माफ़ कर दी गई हैं, बाद में जमा की जाएंगी। फिर एसपी महोदय के हस्तक्षेप करने के बाद उस एजेंसी मालिक के ऊपर मुकदमा हुआ है। लेकिन मुकदमा होने के बाद जैसे ही हम लोग वहाँ से निकलना चाहे तो एक 22-23 साल की युवती वहाँ आती है और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हम लोगों से कहती है तुम लोग बड़े नेता बने हुए हो, तुम लोग भाजपा के नेता बनते हो, दलाल कहीं के, तुम लोग दलाली करते हो, पैसा लेकर के पैरवी करते हो।
इस तरह की भाषा का जब प्रयोग किया तो फिर थोड़ा हम लोग आक्रोशित हुए। इसलिए आक्रोशित हुए कि वहाँ पर जितने भी पुलिस सहकर्मी थे कोई उसका हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। जब हम लोग उसका परिचय जानना चाहे तो एसओ महोदय बताने से इनकार कर दिए, लेकिन बाद में यह पता चला कि वह खरकौली गांव की एक महिला है और आए दिन उसका थाने पर आना जाना बना रहता है। वह पुलिस से अपने प्रति हमदर्दी जताने के लिए इस तरह की बात वह बोली। हम लोगों ने उसके खिलाफ भी माननीय हरिवंश मिश्रा जी की तरफ से और अपने सबकी तरफ से एक एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और फिर वहां से वापस चले आए। आने के बाद यह पता चला है कि एसओ महोदय ने कहा कि आप लोग, यह जितने लोग आए थे 50 की संख्या में आए थे, 60 की संख्या में आए थे, लॉकडाउन तोड़े हैं और अभद्रता किए हैं। हम कहे हैं कि एसएचओ अगर को हटवा देंगे, नहीं रहने देंगे। अगर इस तरह की हम भी वीडियो बनाए हैं, हम भी वीडियो जारी करेंगे। हमने जो वीडियो बनाया है उसमें पूरे लॉकडाउन का पालन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। महामारी की मार के बीच जन सामान्य को फौरी राहत प्रदान करते हुए सरकार ने लोगों को विभिन्न योजनाओं के जरिए उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने इस बाबत विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आपदा के समय एक एक रुपए परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। जिन पात्रों के खातों में योजनाओं की धनराशि नहीं पहुंची है वे बिल्कुल भी निराश अथवा हताश न हो। वे प्रयास कर रहे हैं कि सप्ताह अंतर्गत सभी खातों में धनराशि का प्रेषण सुनिश्चित कर लिया जाए। जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि जनधन खातों, पेंशन खातों में 3 माह की अग्रिम धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त भी खातों में भेजी गई है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। तो बैंकों की समीक्षा हमने किया था 2 दृश्य से, एक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए और दूसरा जो सरकार की योजनाओं के तहत जो धनराशि आ रही है उसमें किसी व्यक्ति को दिक्कत तो नहीं है। मैंने इस दृश्य से समीक्षा किया, महिलाओं के जनधन खाते लगभग 6.5 लाख इस जनपद में है, जिसमें 3,07,000 यूबीआई में, 1,21,000 एसबीआई में, 2,10,000 संयुक्त ग्रामीण बैंक। इसमें से यूबीआई के सारे 3,07,000 खातों में पैसा आ गया है, महिला जनधन खाते में। संयुक्त ग्रामीण बैंक में 2,10 में से 1,95,000 खाते में आया है और स्टेट बैंक के भी 1,21,000 में से 95% के खाते में आ गया है। मैंने समीक्षा इसलिए किया था कि जो जनधन खाते में जिनके पैसा नहीं आया उसके कारण क्या है, अध्ययन करके उसका कलेक्टर के नाते में उसका निवारण कर सकूं। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर खाते डॉर्मेंट थे, उसमें केवाईसी न होने, आधार के लिंक न होने की वजह से गवर्नमेंट मनी ट्रांसफर नहीं हुए। ये आज के इस फोरम के माध्यम से मैं आम आदमी जो सुन पा रहे हूँ या जो जागरूक लोग सुन रहे हो, उनके आसपास के परिवेश के जिन महिलाओं के जनधन खाते हों और उनका अगर आधार बैंकों में लिंक ना हो और उनके पैसे इस वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो उनको जागरूक कर दें और बैंकों से समन्वय करके उनके केवाईसी करा दें। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सारे पेंशन मिला के लगभग 1,40,000 लोगों के खाते में धनराशि आ गई है। 3 महीने के एडवांस 1,500 रुपये प्रति व्यक्ति। 2,500 सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनके खाते में टेक्निकल बैंक फेलियर या डॉक्यूमेंट के फेलियर या डॉर्मेंट होने की वजह से नहीं आए, या जो नए अभी बने हैं हमारे पेंशनधारी जिनको मार्च में स्वीकृति मिली थी, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं। तो उनको भी हम 2,500 को भी एडीओ समाज कल्याण को लगा के कोऑर्डिनेट करा रहे हैं कि 1 सप्ताह में उनकी धनराशि हो जाए।
ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि सारे प्रधान, सारे सेक्रेटरी जो हमारे इस बात को सुन रहे हैं, वो ऐसे पेंशनधारी जिनके खाते में पैसा न आया, वो तत्काल हमारे कंट्रोल रूम में या समाज कल्याण अधिकारी को अवगत कराएं, ताकि उनकी मदद कराकर जो भी 2,500 लोग बचे हैं उनके खाते में भी हम ट्रांसफर करा सकें। मैं किसान भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का चौथा किस्त आपके खाते में आ गया है। 5,93,000 किसानों के खाते में धनराशि आ गई है। शेष 14,000 लोग जिनके खाते में नहीं आया है, वो वही लोग हैं जिनका खाता डॉर्मेंट है या आधार से लिंक नहीं है। मैंने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को इस काम में लगाया है कि एडीओ एग्रीकल्चर और किसान मित्र के माध्यम से जिन किसानों की धनराशि नहीं आई है, उनमें बैंकों के सहयोगी के रूप में जा करके और उनकी मदद कराएं, और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है उस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन फीड करा के उनको सहायता करें, ताकि उनकी धनराशि भी उनके खाते में आ जाए, क्योंकि आपदा के समय में 1-1 रुपए परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। उज्ज्वला के कितने खाते हमारे यहाँ हैं सिलेंडर धारक लाइसेंस, और कितने के पास पैसा आ गया, क्योंकि योजना है कि पैसा पहले आएगा, सिलेंडर उससे एजेंसी को पेमेंट करके खरीदा जाए। 2,24,094 उज्ज्वला के सिलेंडर धारक हमारे जनपद में हैं जिनको इस योजना से लाभ मिलेगा। उसमें से 1,85,084 के पास धनराशि आ गई। इनमें भी जो 39,000 को प्रॉब्लम है, समस्या है 39,000 को, वो डॉर्मेंट खाते का है। तो मैंने आईओसी के अफसरों के माध्यम से सारे जो गैस एजेंसीज हैं उनकी ड्यूटी लगाई है। लॉकडाउन के दौरान वैसे तो शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन शराब तस्कर अवैध तरीके से शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे। शहर से लगायत ग्रामीण इलाकों में 2 गुने 3 गुने रेट पर अंग्रेजी से लेकर देशी शराब की बिक्री हो रही है। यहाँ तक कि प्राइवेट वाहनों और एम्बुलेंस से भी शराब बिक्री की चर्चा है। इसकी जानकारी मिलते ही आजमगढ़ पुलिस सक्रिय हो गई है। अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए पुलिस ने पिछले 3 दिनों में 102 स्थानों पर छापेमारी कर 890 लीटर अवैध शराब, 25 कुंटल लहन बरामद कर 28 मुकदमे दर्ज किए हैं और 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी त्रिवेणी सिंह ने बताया कि यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो लाइसेंसी दुकानों का स्टॉक भी चेक किया जाएगा। अवैध शराब जो लोग बना रहे हैं, जिनका इतिहास रहा है और जिन स्थानों पे बनते रहे हैं, उनके यहाँ लगातार हमारे यहाँ छापेमारी की जा रही है। हुआ मजिस्ट्रेट की, एक्साइज डिपार्टमेंट की और पुलिस अफसरों की एक टीम लगातार 3 दिन काम की। उसमें करीब 102 जगहों पे हम लोगों ने छापेमारी की है, जिसमें 890 लीटर अवैध शराब की बरामदगी हुई है। 25 कुंटल लहन बरामद हुआ है। 33 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस तरह से 28 मुकदमे हम लोगों ने पंजीकृत किए हैं पिछले 3 दिनों। ये मेरा अभियान चलता रहेगा। कुछ इस तरह की भी सूचनाएं मिल रही हैं कि लोग गाड़ियों से अवैध शराब हो रहा है। हमने पूरे पुलिस को ब्रीफ कर दिया है कि जो इस तरह की गाड़ियाँ संदिग्ध हैं, अपने मुखबिर तंत्र को और मजबूत करें और पता करके ऐसे लोगों का चालान करें। ये मेरा अभियान जारी रहेगा अवैध शराब। सर, क्या दुकानों पे जो उनका स्टॉक भी देखा जाएगा जो बेच रहे हैं? देखिए, अगर इस तरह की बात संज्ञान में आती है कि सरकारी दुकानों से इस तरह की सप्लाई हो रही है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किस तरह गाड़ियों की सब चेकिंग की जाएगी जो अवैध शराब लेकर हैं? तमाम तरह के जो भी जिस तरह की भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जिस तरह की भी गाड़ी से लोग लेके जा रहे हैं, हम उसको रुकवाएंगे। और लॉकडाउन के दौरान आजमगढ़ में अपराध का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है, जिससे जिले की पुलिस उन वांटेड अपराधियों की तलाश में जुट गई है जो संगीन अपराध करके फरार चल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि जनपद के 70 ऐसे अपराधी हैं जिनकी तलाश की जा रही है।
अगर वह घर पर मिलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर क्वारंटाइन कराया जाएगा और यदि वह दूसरे जगहों पर हैं तो वहां गिरफ्तार कर क्वारंटाइन किए जाएंगे। इनके घर वालों ने अगर सही जानकारी नहीं दी तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। देखिए, जो हमारे यहाँ वांछित अपराधी हैं, जो संगीन धाराओं में वांछित हैं, जैसे हत्या है, लूट है, बलात्कार है, इसमें जो हमारे अपराधी हैं उनके यहाँ लगातार दबिश पड़ रही है। चूंकि वो घर पे नहीं है तो निश्चित रूप से 188 का उल्लंघन कर रहे हैं। ये मुकदमा अलग से कायम होगा। उनके घर वालों से पूछा जा रहा है, अगर किसी दूसरे प्रदेश में गए हैं तो इंटर स्टेट मूवमेंट भी नहीं कर सकते, वहाँ उनका क्वारंटाइन किया जाना जरूरी होगा। तो घर वालों से पूछ करके पता, हम संबंधित जगहों से बात करके उनको क्वारंटाइन कराएंगे। अगर बहुत दिनों बाद वो अगर रेड पे पकड़े जाते हैं और ये जानकारी होती है कि काफ़ी दिनों बाद घर पे आए हैं, तो उनको हम क्वारंटाइन भी करेंगे, गिरफ्तार भी करेंगे, क्वारंटाइन भी करेंगे, ब्लड सैंपल लेकर के उनकी जाँच भी कराएंगे। और अगर घर वाले नहीं बताते तो उनके खिलाफ भी हम विधिक कार्रवाई करेंगे। हम उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम करेंगे। क्वारंटाइन पीरियड में जब लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे क्यों नहीं है, कि घर वालों के खिलाफ भी इसकी कार्रवाई। कितने लोग हैं सर चिन्हित किए गए हैं सर जिनके खिलाफ कार्रवाई की? ये करीब 60-70 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। अभी आज भी रेड जा रही है। शाम तक हम लोग जो करना होगा इसमें कुछ मुकदमे हम लोग। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं, जिनमें से एक आरोग्य सेतु नामक मोबाइल ऐप भी है। ये ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरों से आगाह करने में मदद करता है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने लोगों से इस ऐप को डाउनलोड करने की विनम्र अपील की है। उन्होंने बताया कि यह ऐप आपका साथी है, लेकिन आजमगढ़ में इस ऐप को बहुत कम लोगों ने डाउनलोड किया है, जिससे जनपद की छवि, प्रगति व सुरक्षा सभी प्रभावित हो रहे हैं। एक मैंने बहुत पहले अनुरोध किया था कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए। मैं जनपद वासियों से अनुरोध करूंगा कि जब ये पूरी समीक्षा हो रही पूरे देश की, तो आजमगढ़ में डाउनलोड करने वालों की संख्या बहुत ही कम है और प्रदेश में भी अगर देखें तो सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में आजमगढ़ का नाम है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि वो आपकी सुविधा के लिए है। आप घरों पर बैठे भी हैं तो आप खुद को, खुद के मित्रों को और रिश्तेदारों को ऐप से जोड़ लीजिए। ऐप आपका साथी है, उसमें बहुत सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराएगा और आजमगढ़ जनपद में लोग कम जागरूक हैं ऐसा संदेश मत दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर लें, जिससे आजमगढ़ के बारे में जो एक पढ़े लिखे समाज की छवि है, जागरूक समाज की छवि है, वो स्थापित रहे। विद्युत बिलों के बारे में लोगों के मन में तमाम तरह के प्रश्न होंगे। वो मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी मीटर रीडर सिर्फ कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल संस्थानों में ही जाएगा। किसी भी डोमेस्टिक जो बिजली का उपयोग करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ कोई भी मीटर रीडर नहीं जाएगा। उनकी जो बिजली का जो बिल का मूल्यांकन है, असेसमेंट है, वो विगत 3 माह में उनके द्वारा जो भी विद्युत का उपयोग किया गया है उसके स्टैटिस्टिकल एवरेज के आधार पर बिल करने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने किया है, ताकि मीटर रीडर घर घर न जाए और संक्रमण की अनावश्यक रूप से फैलाव की स्थिति न बने। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत बिल के कैश काउंटरों को भी प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक खोले रखने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि विद्युत मीटर रीडर घरेलू उपभोक्ताओं के घर जाकर रीडिंग नहीं करेंगे। पिछले 3 माह के बिल के आधार पर एक औसत बिल बनाएंगे। केवल कमर्शियल विद्युत उपभोक्ताओं की ही विद्युत मीटर की रीडिंग की जाएगी। विद्युत बिलों के बारे में लोगों के मन में तमाम तरह के प्रश्न होंगे। वो मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी मीटर रीडर सिर्फ कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल संस्थानों में ही जाएगा। किसी भी डोमेस्टिक जो बिजली का उपयोग करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ कोई भी मीटर रीडर नहीं जाएगा। उनकी जो बिजली का जो बिल का
मूल्यांकन है, असेसमेंट है, वो विगत 3 माह में उनके द्वारा जो भी विद्युत का उपयोग किया गया है उसके स्टैटिस्टिकल एवरेज के आधार पर बिल करने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने किया है, ताकि मीटर रीडर घर घर न जाए और संक्रमण की अनावश्यक रूप से फैलाव की स्थिति न बने।